Hello friends, this is SP. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new session that is top 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ CDP। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले हम यानी कि 8 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं यानी कि CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 8 पार्ट कर चुके हैं। ये जो पार्ट रहेगा यानी कि पार्ट 9 रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम CDP के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो यानी कि इस सेशन को शुरू करते हैं। यानी कि ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यानी कि ये जो सीरीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज़ को आप देखें और देखने के साथ साथ आप पाएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ बेहतर बन पाएगी और आपको एक पैटर्न, एक क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है या क्वेश्चन का एक तरीका है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने यानी कि हमारे जो ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप सीरीज़ को देख सकते हैं। अधिकतम मंच को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो नोटिफिकेशन है उसे प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है सीटेट स्पेशल है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो सीटेट, यूपी टेट, यूके टेट, ठीक है, और डिफरेंट टेट से संबंधित हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम पार्ट 8 कर चुके हैं। अब ये जो रहेगा पार्ट नंबर 9 रहेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, यानी कि एक टीचर क्लास के अंदर है, एक शिक्षिका, ठीक, वो चाहती है कि अपने चिंतन यानी कि बच्चों के चिंतन यानी अपने चिंतन के में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षिका यानी कि लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए, यानी स्टूडेंट्स को सक्षम बनाने के लिए, क्योंकि वो अपने चिंतन, अपनी जो सोच है उसके लिए एक जो अप्रोच है, एक अवधारणा कॉन्सेप्ट है, खुद से उसमें परिवर्तन लाएं। तो एक टीचर को क्या चाहिए, एक टीचर किस तरह से परिवर्तन कर सकती है। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, या फिर बी ऑप्शन, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। तो फिर जहाँ भी हतोत्साहित यानी नकारात्मक चीज़ आती है वो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ से हट जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन की बात करें, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स व्याख्या से भी, क्योंकि किसी भी बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, क्योंकि एक टीचर आया क्लास के अंतर्गत, उसने अपना व्याख्यान यानी लेक्चर दिया और चला गया, तो बच्चे अपनी अवधारणा नहीं बना पाएंगे, अवधारणा में परिवर्तन नहीं आ पाएगा। तो फ्रेंड्स हमने जो बात की यानी ऑप्शन नंबर सी भी हट गया, बी भी हट गया, एक को देख लेते हैं। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन लाया। तो फ्रेंड्स ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पुरस्कार यानी कि पुरस्कार देने से नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके परिवर्तन यानी कि यदि हम बात करें एक्सटर्नल मोटिवेशन वह है, अभिप्रेरणा तो मिल सकती है, लेकिन जो अवधारणाओं में परिवर्तन नहीं आ सकता। तो फ्रेंड्स यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हट जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, लेकिन एक ऑप्शन डी को हम दोबारा से देखते हैं, यानी कि स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, यानी कि विद्यार्थियों को सबसे पहले तो अपने विश्वास में लेना चाहिए और उसके लिए आश्वस्त व्याख्या करनी चाहिए, और शिक्षार्थियों को चर्चा में भाग लेने के लिए यानी शिक्षार्थियों की भागीदारी शामिल होनी चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक। तो फ्रेंड्स ये जो सीरीज़ है CDP स्पेशल सीरीज, इसके टॉप 200 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 9 है। यदि आप तक अभी ने यानी कि सारे के सारे पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर अधिगम मंच पर देख सकते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि एक बच्ची कहती है, यानी कि एक जो लड़की है या एक स्टूडेंट है वो कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। एक स्टेटमेंट दिया लड़के ने कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह स्पेस की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है उसकी किस समझ को प्रदर्शित कर रहा है, यानी प्रतीकात्मक विचार, ठीक, या फिर अहम केंद्रित विचार, या फिर कार्य कारण, या फिर विपर्य चिंतन। तो फिर यदि हम प्रतीकात्मक विचार की बात करें तो ये भी नहीं है, अहम केंद्रित चिंतन भी नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है कि कार्य कारण, यानी कि उसकी जो सोच है, उसका जो चिंतन है कार्य कारण है, क्योंकि वो एक कार्य को देख रही है, उसके थ्रू वो ये ऑब्जर्व, ये आकलन कर रही है, महसूस कर रही है कि जो कपड़े धूप में अच्छी तरह सूख जाते हैं और छाया में नहीं सूख पाते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
ये रहा आज के लिए यानी इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण है। ठीक है, ये घटना आपने देखी होगी, ठीक है, ये सुनी भी होगी कि विद्यालय से विद्यार्थी भाग जाते हैं, उसका कारण क्या है, यानी स्कूल छोड़कर जाने का विद्यार्थियों का कारण क्या है। यानी कि कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, वो बच्चे यानी कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं, या फिर विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव है, या फिर विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या फिर समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो फ्रेंड्स ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि जो शिक्षक की अभिवृत्ति है, शिक्षक का जो व्यवहार है वो समस्या के प्रति निर्दय नहीं है, यानी कि वो स्टूडेंट की समस्या को लेकर एकदम सचेत नहीं है, समस्या को अच्छी तरह से उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स की भागीदारी है वो नहीं हो पा रही है। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल या विद्यालय छोड़कर कट जाते हैं स्कूल से, और वहाँ से अपना नाम कटा के अलग चले जाते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि एक स्कूल में विद्यार्थी असफल यानी कि फेल हो रहे हैं, तो कौन सा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं है। तो फ्रेंड्स जब भी हम इंटेलिजेंस योग्यता की बात करते हैं तो उसमें किसी विशेष जाति या समुदाय का कोई भी रोल नहीं होता, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक निम्न जाति का बच्चा भी बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली और ब्रिलियंट हो सकता है, और एक उच्च या अच्छी फैसिलिटी में रहने वाला लग्जरियस लाइफ जीने वाला ही बच्चा बुद्धिहीन या मंदबुद्धि हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिकली यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। तो फ्रेंड्स अधिगम यानी कि लर्निंग के लिए पुरस्कार ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सिर्फ एक बात करें पुनर्बलन का कार्य कर सकते हैं पुरस्कार, लेकिन अधिगम के लिए, संपूर्ण अधिगम के लिए वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी यहाँ से हट जाता है। यदि हम बात करें सी ऑप्शन, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। हाँ, ये बात तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन यानी कि सी और डी दोनों में से एक सेलेक्ट करना होगा। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, ठीक है। और सी ऑप्शन को एक बार दोबारा से देखते हैं। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। तो फ्रेंड्स यानी NCF 2005 की बात करें, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करें, तो उसमें ये चीज़ तो रखी गई है कि जो शिक्षण है विद्यार्थियों के अनुरूप हो, उनके लिए सार्थक हो। तो सी ऑप्शन को भी यहाँ से यानी कि हटा देते हैं, सी ऑप्शन भी हट जाता है। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डी कहता है कि विद्यार्थी असफल इसलिए होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। लगभग ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होता है, क्योंकि डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बच्चे आते हैं, डिफरेंट समुदाय के बच्चे आते हैं, और प्रत्येक बच्चे की अपनी एक यानी कि अभिरुचि होती है। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्कूल इस चीज़ में नाकाम हो ही जाता है, कुल मिलाकर वो बहुत सारी बेहतरी करे तब भी वो फेल हो जाता है कि प्रत्येक बच्चे की अभिरुचि का ध्यान नहीं रख पाता। यदि हम आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो योजना तो बहुत सारी लागू हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जो इंस्टीट्यूशन या कोई भी स्कूल है वो प्रत्येक बच्चे की अभिरुचि का ध्यान नहीं रख पाता, इसलिए विद्यार्थी असफल होते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है इसको हम डी को करेक्ट मानेंगे, ठीक। तो सी को भी हट गया, यानी ABC दोनों हट जाते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। ये CTET 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होता है। और यदि हम बात करें यानी कि अलग से ऑप्शन दे रखे हैं फ्रेंड्स, तो सी, या हम सी की बात कर रहे थे, सी हमने हटा दिया था, यानी बेस्ट ऑप्शन की तरफ जा रहे थे, लेकिन ऑप्शन अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन भी सही है। तो अब हम चलते हैं यानी कि नेक्स्ट, जो सी और डी ऑप्शन बिल्कुल दोनों करेक्ट होते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल यानी बी ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी कि दोनों सी और डी बिल्कुल करेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही बात, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन जो करेक्ट होता है यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट होता है। सी और डी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चा किस प्रकार सीखता है। फ्रेंड्स बच्चा किस प्रकार सीखता है, यानी कि
बच्चा जो सीखता है पुस्तकें पढ़कर सीखता है, परिचर्चा द्वारा सीखता है, प्रश्न पूछ कर सीखता है, या फिर बच्चा कई प्रकार से सीखता है। तो फ्रेंड्स बच्चा पुस्तक पढ़कर भी सीखता है, परिचर्चा द्वारा भी सीखता है, प्रश्न पूछ कर भी सीखता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा ये रहेगा, यानी बच्चा कई प्रकार से सीखता है। तो पुस्तकें पढ़ना भी एक प्रकार होगा, प्रश्न पूछना भी एक प्रकार होगा, परिचर्चा भी एक प्रकार होगा, या डिफरेंट अलग अलग तरीके से सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। तो फ्रेंड्स देखा कि कोई एक विद्यार्थी किसी स्कूल में असफल होता है तो क्या देखा है, पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, इसके 2 ऑप्शन, यह पाठ्य पुस्तक असफल है, या फिर यह वैयक्तिक असफलता है। तो फ्रेंड्स जब भी एक विद्यार्थी की बात करें तो सबसे पहले तो इस जो क्वेश्चन का है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। और हम क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस करते हैं, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से डिफरेंट यानी कि लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन पूछेगा और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक विद्यार्थी की बात हो रही है, जब एक विद्यार्थी असफल, एक विद्यार्थी फेल होता है तो उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है, यानी कि व्यक्तिगत असफलता है, वो उसी की असफलता है क्योंकि वो अपने किसी कारणों से फेल हुआ है। यदि हम बात करें, ठीक है, यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यानी कि सारे विद्यार्थी असफल होते हैं, किसी स्कूल के या किसी कक्षा के सारे विद्यार्थी असफल होते हैं, तो वहाँ पे जो सिस्टम यानी कि पद्धति असफल होती है, यानी कि पद्धति का फेलियर है, किसी सिस्टम का फेलियर है, तो तब वहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा जब एक विद्यार्थी असफल होता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को नोट कर लेना कि जब एक विद्यार्थी की बात हो तो वहाँ पे उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकता है, उसके वो व्यक्तिगत फेलियर है। यदि पूरे के पूरे क्लास की बात हो या पूरे स्कूल की बात हो, या बहुत तो यानी आधे से अधिक स्टूडेंट्स फेल होते हैं, तो वहाँ पे पूरा सिस्टम फेल होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन है वो यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। फ्रेंड्स समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो वैज्ञानिक पद्धति है उसका जो पहला चरण है वो कौन सा है? ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी प्रकल्पना का परीक्षण करना, या समस्या के प्रति जागरूकता, या फिर प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, या फिर प्रकल्पना का निर्माण करना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है यानी समस्या के प्रति जागरूकता। सबसे पहले समस्या क्या है उसको जान लेना, उसकी जानकारी, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो समस्या समाधान के प्रति जागरूकता यानी समस्या का पता लगाना। उसके बाद उसके प्रति समस्या को सॉल्व करने के जो प्रोसेस है आगे चलेगा, और उसके साथ साथ आगे कई स्टेप हैं, कुल मिला के समस्या को जो सॉल्यूशन वो निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यानी समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है। समस्या समाधान का जो प्रोसेस है उन विद्यालयों में सफल है जहाँ परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है, ठीक है, या फिर कक्षाओं में छात्रों का सामूहिकरण उपलब्ध है, या फिर केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है, या फिर अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। जो समस्या समाधान का प्रोसेस वहाँ पर ही उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर परिवर्तनशील या फिर लचीली पाठ्यचर्या है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ साथ, या फिर बच्चों के अभिरुचि इंटरेस्ट के साथ साथ जो समस्या का समाधान होता है या पाठ्यचर्या निर्धारित की जाती है, वहाँ पर यह समस्या समाधान उन विद्यालयों में ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? स्मरण यानी कि लर्न करने की, याद करने की जो कौन सी एक विधि है? मिश्रित विधि, या विचार सहचर्य विधि, या फिर सी ऑप्शन चलते हैं ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जब भी स्मरण की करने की विधि की बात आती है तो दोनों विधि मिश्रित विधि भी है, विचार सहचर्य विधि, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है कि दोनों ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है, कोई भी विद्यार्थी हैं उनको समूह बना लिया जाए और उनको किसी समस्या पर चर्चा करने के लिए अवसर दिया जाए, तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है या स्थिर रहता है, या फिर
अवनत रहता है या फिर समान रहता है, तो फिर उनका जो सीखने का वक्र बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके सीखने में बेहतरी आएगी, स्थिर नहीं रहेगा। क्योंकि जब बच्चे ग्रुप में सीखेंगे, उनका डिस्कशन होगा, तो वो डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण, डिफरेंट अभिरुचि के कारण बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ ज्ञान का डिस्कशन करेंगे, संज्ञानात्मक निर्माण होगा, उनका बौद्धिक विकास होगा, इसलिए जो उनके सीखने का वक्र वो बेहतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है, जो सीखने का वक्र बेहतर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यह रहा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? समस्या समाधान को बाधित कौन सी चीज़ नहीं करती? यानी कि अंतर्दृष्टि या मानसिक प्रारूपता या फिर मोर्चाबंदी या फिर निर्धारण। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बात करते हैं, यानी कि जो निर्धारण है, फिक्सेशन भी समस्या समाधान को मतलब इफ़ेक्ट करती है, मोर्चाबंदी भी इफ़ेक्ट करती है, मानसिक प्रारूपता यानी मेंटल सेट्स भी। जब भी हम बात करें यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग, इंसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि, उसकी किसी बच्चे की सूझ जो समझ है वो बाधित नहीं करती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनमें से कौन कौन से सही हैं? यानी कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है? नहीं जी, बच्चे जानकारी की निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है, सक्रिय प्राप्त करता है। बच्चों को यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो सक्रिय रूप से सुनते हैं। बच्चे समाधान करता है? हाँ, बच्चे समाधान करते हैं, ये बात सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है? बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चे शोधकर्ता भी हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है बच्चों के बारे में। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं? बिल्कुल बच्चे सक्रिय अन्वेषक हैं। आइए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ नहीं है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसमें सही नहीं है। फर्स्ट पे भी देख लेते हैं, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय शक प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, जानकारी को वो निष्क्रिय रूप से प्राप्त करते हैं, ये बात यहाँ पे सही बैठती है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है, तो ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता नहीं है, ज्ञान को सक्रिय रूप से देखते हैं, जानकारी को वो एक निष्क्रिय रूप में देखते हैं। यदि ज्ञान को हम जानकारी बना के उनके लिए प्रस्तुत करें तो वो निष्क्रिय हो सकते हैं, लेकिन जानकारी को, हाँ, वो सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन जानकारी को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करते हैं, वो जानकारी को ये ज्ञान नहीं मानते, क्योंकि बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन यानी कि डी बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी कि चारों का चार स्टेटमेंट बच्चों के प्रति, बच्चों के बारे में बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, ये टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ सीडीपी के 200 क्वेश्चन की सीरीज़ हम कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। अभी तक आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो हमारे अधिगम मंच चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, जिसके ऑलमोस्ट 8 पार्ट आ चुके हैं। ये जो पार्ट नंबर 9 है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल अधिगम मंच को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर जाके आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट के थ्रू अपने कोई भी क्वेरी है, किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके माइंड में उठता है, ठीक है, या फिर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस किस तरह का है, उस बारे में भी हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना, हम स्टूडेंट से इस तरह की अपेक्षा रखें कि जिस तरह से हमने उनको ज्ञान प्रस्तुत किया है वो उसी रूप में ज्ञान को प्रस्तुत कर देंगे। यह इस तरह की अपेक्षा रखी जानी चाहिए या नहीं? ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल इसी तरह की अपेक्षा की नहीं जा सकती कि जिस तरह का हम उन बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं बच्चे उसी रूप में ज्ञान को दोबारा से प्रस्तुत कर दें। नहीं, वो अपनी समझ, अपने संज्ञान, अपनी सोच, अपनी अप्रोच, अपनी अवधारणा के अनुसार उस नॉलेज, उस ज्ञान को प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ऑप्शन ए हट जाता है। यदि हम ऑप्शन बी की बात करें, एक प्रभावी आकलन युक्ति है? बिल्कुल भी नहीं, एक प्रभावी आकलन युक्ति नहीं है। हम करें सी ऑप्शन की तरफ, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। या फिर अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। मन के
साथ साथ हम ज्ञान का निर्माण नहीं करते। तो सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, यानी क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि बच्चे समस्यात्मक हैं। बच्चों के सामने समस्या आती हैं और वो ज्ञान के अकॉर्डिंग उस समस्या का समाधान करते हैं, अपने जो भी उन्होंने ज्ञान पाया है, ठीक है, उसका निर्माण वो अपनी अभिरुचि, अपनी संज्ञानात्मक, अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी अवधारणा के साथ साथ ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है सी बिल्कुल करेक्ट होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यह रहा क्वेश्चन नंबर 14, यानी 14वां क्वेश्चन। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, यानी समस्या समाधान कौशल, एक टीचर इस तरह से चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं, उसके जो स्टूडेंट हैं, वो समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, मतलब वो किसी भी समस्या समाधान को सॉल्व करने का एक कौशल, एक स्किल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए। तो एक टीचर किस तरह के क्रियाकलाप, किस तरह की एक्टिविटी या गतिविधि स्टूडेंट से करा सकती है, यानी प्रश्न पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, या फिर बहुविकल्प प्रश्न वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, या फिर प्रत्यय स्मरण, रटना और समझाना, या फिर ड्रिल और अभ्यास। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यानी ड्रिल और अभ्यास, इस तरह से बच्चे तर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है, समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे, इस तरह की समस्या समाधान की स्किल वो नहीं सीख पाएंगे, प्रत्यय स्मरण या फिर रटना। तो फ्रेंड्स रॉट मेमोराइजेशन की हम बात करते हैं, रट्टाफिकेशन की, तो इस तरह की तो एनसीएफ भी नहीं कहता, या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी नहीं कहती कि बच्चों को रटने पर जोर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी और सी दोनों हट जाते हैं। यदि हम बात करें बहुविकल्प प्रश्न वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, तो फ्रेंड्स यानी ऑप्शनल क्वेश्चन से बच्चों में बिल्कुल भी समस्या समाधान का स्किल डेवलप नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि बच्चों से प्रश्न पूछा जाए, तर्क करने और निर्णय लेने के लिए कहा जाए, बच्चे खुद से तर्क करें, खुद से निर्णय लें, समस्या समाधान के जो स्किल है उनमें तभी आ सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं लास्ट, आज के लिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन, यानी 15वां क्वेश्चन, क्योंकि हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज़ का, टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ सीडीपी के जो टॉप 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसका जो पार्ट नंबर 9 है, उसका 15 यानी 15वां क्वेश्चन ये रहा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बच्चों के बारे में स्टेटमेंट, यानी स्टूडेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से सही कौन सा है उसको हमें टिक करना है। यानी बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ये ऑप्शन दोबारा से रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, लेकिन ऐसा देख लेते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दोबारा से आ गए। उसमें ऑप्शन अलग तरीके से थे, यानी डी ऑप्शन था, वहाँ पे सही के सभी थे, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं, ये भी बिल्कुल सही होता है। यदि हम बच्चे को ज्ञान की बात करें तो ज्ञान को सक्रिय रूप से प्राप्त करते हैं, लेकिन जानकारी को वो निष्क्रिय रूप से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो जानकारी को ज्ञान नहीं मानते। और इसी तरह से एनसीएफ 2005 भी कहता है कि बच्चों को जानकारी को, हमें जानकारी दे रहे हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो उसे हम ज्ञान मान के ना उन पर थोपें। एक ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों को खुद से तत्पर करें, बच्चे खुद से ज्ञान का निर्माण करेंगे। तो बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, यदि हम ज्ञान की बात करें तो वो सक्रिय प्राप्त करता है। बच्चे समस्या समाधान करते हैं, हाँ बच्चे खुद से समस्या का समाधान कर पाते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, सी भी करेक्ट होता है। यदि हम डी की बात करें तो डी भी करेक्ट होता है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, पर्यावरण को बहुत अच्छी तरह से खोज करते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ए बी सी डी यानी कि चारों का चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होते हैं, चारों का चारों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि लास्ट क्वेश्चन, यानी इस पार्ट नंबर 9 में हमने 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर बनाएगी, मैं ऐसे आशा करता हूँ। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी कोई भी क्वेश्चन से संबंधित है उसे बताएं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज ऑफ सीडीपी, हमने पार्ट नंबर 9 डिस्कस किया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इस सीरीज़ को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।